वापस से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बाल विकास। ठीक है, उसमें हम अतलगुत्रे वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने करीब करीब 17 प्रश्न जो है कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे 18वें नंबर प्रश्न से कि 18वें नंबर प्रश्न से देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से कुछ प्रश्नों को हम कवर करेंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे में आप उन चीज़ों को याद भी कर पाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चंस कवर करते हैं, इसीलिए कि आप उनको याद भी कर पाएँ और आप उनसे लाभान्वित भी हो पाएँ। ज़्यादा जल्दी करने से, मैराथन क्लास वगैरह चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उन चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अभी छोटी छोटी वीडियोज़ को बना रहे हैं और जब आपका पेपर एकदम पास आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, तो सारी मैराथन क्लासें चला दी जाएंगी। ठीक है, देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न। लिखा है, नवजात शिशु की सामान्य क्रियाएं क्या होती हैं? तो यह सॉरी यह शिशु की वह क्रियाएं हैं जिनमें उसका संपूर्ण शरीर संबंधित रहता है। यदि बालक के शरीर में कहीं से स्पर्श किया जाए तो बालक संपूर्ण शरीर द्वारा अनुक्रिया करता है। मतलब कह रहे हैं कि कोई बच्चा जो है, अगर वो लेटा है, उसके शरीर में आप कहीं भी टच करते हैं तो उसके पूरे शरीर क्या करती है, शरीर में हलचल हो जाती है। यह भी देखा गया है कि बालक के दाहिने हाथ को यदि स्पर्श किया जाए तो बालक अपने बाएं हाथ से भी सामान्य अनुक्रिया करता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर बालक लेटा है और आपने अगर उसके दाहिने हाथ को टच किया तो जैसे जितना वो दाहिना हाथ उठाएगा उतना ही वो बायां हाथ भी उठाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे सेन के अनुसार, इनका जो है नाम पूरा यहाँ पे मिटा दिया गया है। तो अभी देखते हैं, वैसे अभी आप समझ लीजिएगा। सेन के अनुसार देखें, पहले 5 दिन तक बालक की यह सामान्य अनुक्रियाओं की मात्रा बढ़ती ही जाती है। प्रातःकाल, मतलब जो आपके ये सेन महोदय हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो पहले 5 दिन होते हैं बच्चा के, जब जन्म ले लेता है उसके 5 दिन तक जो होता है, पहला 5 दिन, बालक की यह जो सामान्य अनुक्रियाओं की मात्रा है, मतलब एक तरीके से जितना हाथ दाहिना उठा रहा उतना बायां उठा रहा, जितना ये दाहिना पैर उठा रहा उतना बायां उठा रहा है, ये क्रिया जो है क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। प्रातःकाल शिशु की यह सामान्य अनुक्रिया अधिक मात्रा में होती, मतलब जो सुबह का समय होता है उस समय उसकी ये जो अनुक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अधिक होती हैं, तथा अन्य समय में कम होती हैं। जबकि उसकी अपेक्षा अगर देखें तो दिन वगैरह में या रात में उसकी ये जो अनुक्रियाएं होती हैं वो कम देखने को मिलती हैं। बालक में अधिकतर गतियां उसके चेहरे और हाथ पैर में होती है। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक है वो अपनी अधिकतर जो अनुक्रियाएं दिखाता है, जो गति दिखाता है, वो हमें अक्सर करके कहाँ पे, उसके हाथों से और पैरों में देखने को मिलती है, या फिर उसके चेहरे पे। चेहरे का मतलब ये हुआ हंसना, देखना, ये वाली अनुक्रिया, हाथ पैर को पटकना, ये सारा काम देखने को हमें मिलता है। शरीर के अन्य सभी अंग में कम, मतलब और देखें तो वो अभी छोटा बच्चा है, हाथ पैर ही पटक सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, इतना ही कर सकता है ना, तो वो उतना कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, शारीरिक विकास चक्र या विवृद्धि चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विवृद्धि चक्र या फिर शारीरिक विकास चक्र जो है, दोनों को एक ही चीज़, एक ही मतलब नाम अलग अलग है, चीज़ एक ही है, इनके ऊपर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो शारीरिक विवृद्धि नियमित रूप से नहीं चलती है। मतलब कह रहे हैं कि ये एक किसी नियम पे नहीं चलती कि इसके बाद ये ही होना है। ठीक है, कभी शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है तो कभी मंद गति से होती है। मतलब जरूरी नहीं कि एक फिक्स कर दिया गया कि 5 के स्पीड में सारी चीज़ें चलेंगी। अरे कभी ऐसा होता है किसी अवस्था में जो शरीर होता है बालक का वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, और कोई ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब उसका शरीर कम ग्रोथ करता है। ठीक है, किसी भी बालक में प्रतिवर्ष एक सा और एक निश्चित विकास नहीं होता। मतलब कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना पहले साल में उसका विकास हुआ उतना दूसरे साल में भी हो सकता है, दूसरे साल में उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो। तो एक ही तरीके से हर बार एक ही स्पीड में उसका विकास नहीं होगा। बालक में विवृद्धि कुछ कुछ चक्रों में बेवस के रूप में होता है, जहाँ चक्र का अर्थ है एक समय जिसमें घटनाएं एक विशेष क्रम में घटित होती हैं। मतलब यहाँ पे जो चक्र का नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक समय ऐसा लिया जाता है जिसमें घटनाएं एक विशेष क्रम में क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है, देखते हैं पार्कर महोदय के विचारों से देखें तो उन्होंने कहा है कि विवृद्धि कभी मंद गति से होती है
तो कभी तीव्र गति से होती है। मतलब जो ये विकास होता है बालक के बच्चों के शरीर में जो ये विकास होता है ये कभी तो तेज़ी से होती है और कभी कभी धीमी होती है। विवृद्धि की गति कोई भी क्यों ना हो, विवृद्धि में हमेशा एक सामंजस्य अवश्य होता है। मतलब कह रहे हैं कि गति कोई कभी तेज़ होती है, कभी धीमी होती है, कोई भी हो लेकिन उसमें एक सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो क्रियात्मक विकास में विभिन्न क्रियात्मक योग्यताओं के विकास तथा कौशलों के विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो क्रियात्मक विकास होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न क्रियात्मक जैसे योग्यताएं होती हैं इसके विकास के या फिर जो कौशल होते हैं इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा बालक किस काम में कितना कुशल है। ठीक है, क्रियात्मक शब्द को परिभाषित करते हुए जेम्स ड्रेबर महोदय ने लिखा है कि जिसका संबंध उन संरचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। मतलब कि जो आपके जेम्स ड्रेबर महोदय हैं इनका कहना ये है कि इसका संबंध हमें उन संरचना और कार्यों से दिखाई पड़ता है जो मांसपेशियों से डायरेक्ट संबंध रखती हैं अपना। ठीक है, अथवा हम कह सकते हैं कि इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है। अनुक्रिया का मतलब जो उसके द्वारा कार्य किया जाता हो, क्रिया से है जो किसी परिस्थिति विशेष में प्रति करता है, विशेष के प्रति करता है। मतलब कोई ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे वो अपना काम करने की जो तरीका होता है, शैली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास के क्रियात्मक विकास कह रहे हैं क्रियात्मक कहते हैं। ठीक है, बात करें क्रियात्मक विकास के संबंध में हरलाक महोदय जी ने लिखा है कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों पर नियंत्रण का विकास ही क्रियात्मक विकास है। मतलब जो हरलाक महोदय हैं इन्होंने क्या कहा है कि जो शरीर की विभिन्न मांसपेशियां हैं, अलग अलग मांसपेशियां होती हैं, पर नियंत्रण का विकास, जो नियंत्रण का विकास होता है वही क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहता है। क्रो महोदय ने क्रियात्मक योग्यताओं को परिभाषित करते हुए लिखा है कि क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों और मांसपेशियों के समायोजन के द्वारा संभव हैं। मतलब जो आपके क्रो महोदय आते हैं उन्होंने ये बताया है कि जो क्रियात्मक योग्यताएं होती हैं उसका तात्पर्य हम उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतियों से, मतलब जो शरीर में हलचल होती है हम उन सभी प्रकार से ले सकते हैं जो नाड़ी का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, नाड़ी और जो मांसपेशियों के समायोजन से के द्वारा संभव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रियात्मक विकास के बारे में अच्छे से जान लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति क्रियात्मक विकास से क्या हानि होती है। तो अति क्रियात्मक विकास की एक हानि यह भी है कि जब बच्चों को अधिक क्रियाशीलता के कारण अधिक चोट लगती है, हाथ पैर टूटते हैं या घर की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है तो माता पिता के लिए इस प्रकार के बालक का एक समस्या बन जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो अति क्रियात्मक विकास है, मतलब ये शरीर का ज़्यादा चलना, हाथ पैर ज़्यादा पटकना या कोई ऐसे काम करना जो नाजायज़ लगते हों, जब ये लगातार बढ़ जाते हैं, जैसे उनके हाथ में कोई खिलौना पकड़ा दिया जाए और वो उनको तोड़ने लगे, खिलौना नहीं कोई ऐसी वस्तु रखी, मोबाइल को उठा के फेंक दें, या फिर कहीं से मान लीजिए बैठे हैं वहाँ से खिसकते वो क्या किए, उससे बेड के ऊपर से गिर पड़े, उनका हाथ पैर टूट गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नुकसानदायक देखने को मिलती हैं। कई बार इन समस्यात्मक बच्चों के प्रति माता पिता के और परिवारजनों की ऋणात्मक अभिवृत्ति हो जाती है। मतलब जो इनका ये हलचल करने व्यवहार जो होता है बच्चों का, इसको देखने के बाद जो माता पिता होते हैं बच्चे के या फिर जो परिवार वाले होते हैं उनका जो नज़रिया होता है, थोड़ा निगेटिविटी उनके दिमाग में आ जाती है कि ये बच्चा उत्पाती होगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसका बाहरी चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगता है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगती है। ठीक है, बात करें संरक्षकों की या ऋणात्मक अभिवृत्ति बालक की खुशियों को कम कर देती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर वो थोड़ा उल्टा सोचने लगे और तुम्हारी जो क्रियाएं हैं उनको गलत समझने लगे तो वो क्या करने लगते हैं, बालक की खुशियों को कम कर देते हैं। मतलब आपको उतनी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आपके ऊपर अभी से ही क्या किया जाएगा, काबू किया जाएगा आपको। ठीक है, उसमें आत्म प्रत्यय और अभिव्यक्ति के विकास में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब आत्म प्रत्यय और जो व्यक्तित्व है, जो उसके बोलने चालने और उठने बैठने का तरीका है, उसमें डर और
आपको भय दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। उसका जो आत्म प्रत्यय है, किसी चीज़ को कहने से पहले वो बेचारा संकोच करेगा कि हमारे घर पे लोग डांटते हैं तो यहाँ पे भी डांटने लगेंगे अभी। तो इन सब में हमें क्या असामान्यताएं दिखाई पड़ने लगती हैं, वो उतनी अच्छे से उन चीज़ों को नहीं कर पाता है। बालक की स्वतंत्रता को भी माता पिता की ऋणात्मक अभिवृत्ति महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जैसे बालक जो स्वतंत्र रूप से कर सकता था, उन चीज़ों पे रोक लगा दिया जाएगा क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी स्वतंत्रताएं भी यहाँ पे क्या कर ली जाती हैं, माता पिता के द्वारा छीन ली जाती हैं, ठीक है। बात करें 22 नंबर प्रश्न की, तो 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रियात्मक कौशल में यौन अंतर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जो ऐसे जो क्रियात्मक कौशल हैं उस पर लड़की और लड़का दोनों के ऊपर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है, देखते हैं। एक अध्ययन में स्पष्ट हुआ है कि लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक बालक और बालिकाओं की क्रियात्मक योग्यताओं और क्रियात्मक कौशलों के विकास में, मतलब कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो 3 साल का होता है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उस समय जो उसकी क्रियात्मक योग्यताएं होती हैं, क्रियात्मक योग्यताएं मतलब आप समझ रहे होंगे ना, करने वाली योग्यताएं होती है, या जो क्रियात्मक कौशल होते हैं, इसके विकास में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता है। उनका कहने का मतलब ये है, जब बालक 3 साल का होता है, 3 साल तक चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें कोई हमें खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। परंतु इस आयु के बाद बालक और बालिकाओं के क्रियात्मक विकास में अंतर पाया जाता है। मतलब जब बालक जो बच्चा है वो 3 साल से ऊपर हो जाता है, तो लड़कों का जो तरीका होता है, लहजा होता है, ढंग होता है, वो अलग हो जाता है। लड़कियों का तरीका, लहजा, जो ढंग होता है वो भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब बालक एवं बालिकाएं स्कूल जाने लगते हैं तो देखा गया है कि बालक बालिकाओं की अपेक्षा क्रियात्मक कौशलों में अधिक निपुण होते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब बालक और बालिकाएं दोनों लोग स्कूल जाने लगते हैं, तो अगर हम देखें तो जो क्रियात्मक उत्पात करना, जैसे किसी चीज़ का नुकसान पहुँचाना, पेड़ में कोई फल लगा है उसको तोड़ लेना, ये सारी क्रियाएं जो हैं हमें देखने को मिलती है कि बालक में ज़्यादा पाई जाती हैं, बालिकाओं में कम पाई जाती हैं, ठीक है। बात करें गरई महोदय के का विचार है कि बालक बालिकाओं की अपेक्षा कौशल में इसलिए अधिक निपुण होते हैं क्योंकि उन्हें इनके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके गिरई महोदय हैं, इन्होंने इनका ये मानना है कि जो बालक होते हैं इनकी जो बालिकाओं की अपेक्षा कौशल ज़्यादा होता है। इसका एक कारण है कि इनको प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा है, लड़का है, किसी को गाली दे रहा है तो वो सबको अच्छा लगेगा, वो कहेंगे हाँ भैया बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर लड़की हो तो उसको मारा जाएगा ना। तो इसीलिए ये इनका मानना ये है कि जिन चीज़ों को प्रोत्साहन मिलेगा वो चीज़ें जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगी, ठीक है। बात करते हैं नवजात शिशु को नहलाने से क्या लाभ होता है। मतलब जब बालक जन्म लेता है उस समय अगर बच्चे को नहलाया जाता है, उससे हमें क्या क्या लाभ दिखाई पड़ते हैं। तो स्नान के लाभ पहले देख सकते हैं। पहला देखने को मिल रहा है कि स्नान से शिशु के स्वास्थ्य को बल प्राप्त होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब उसको नहला दिया जाता है तो उसके स्वास्थ्य को क्या हो जाता है, बल प्राप्त होता है। दूसरा, स्नान से बालक नवीन जीवन का अनुभव करता है। मतलब जब उसको नहला दिया जाता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हल्का महसूस करने लगता है और आनंदित होता है। उसको जब थोड़ा बहुत अपने आप को हल्का फील होता है और तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। स्नान से शरीर पर लगी धूल और गंदगी साफ हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है, 3-4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, वो खेल रहा है, तो दिन भर अगर खेला उसने तो उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह लग जाएंगी, गंदगी लग जाएंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, नहलाने से साफ़ हो जाती हैं। शरीर में पसीने एवं अन्य दुर्गंध दूर हो जाती है। मतलब आप अगर उसको डेली नहलाते रहेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त कि उसकी जो दुर्गंध, मतलब कोई पसीने से गंदगी कहीं पे पैदा हो जाती है या कहीं ऐसी चीज़ों को छू लेता है जहाँ पे जो थोड़ा स्मेल करने लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें दूर की जा सकती हैं नहलाने से, ठीक है। अगला देखते हैं, स्नान में त्वचा के रोम खुल जाते हैं। मतलब जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो जैसे त्वचा में हमारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो उसमें छोटी छोटे धूल के कण जो हैं बैठ जाते हैं, तो पसीना निकल नहीं पाता, तो वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं, ठीक है। विकार युक्त विष पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब वो तो जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे जब खुल जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे को जो होता है पसीना होता है और जो सारी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है।
शिशु फोड़ा, फुंसी इत्यादि रोगों से उत्पीड़ित नहीं होता है। मतलब जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर करके कहीं ना कहीं पे एक आध बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनको फोड़ा फुंसी बहुत होती है, तो इसका कारण मात्र एक ही है कि उनको नहलाया नहीं जाता है, और ना नहलाने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। उनका पसीना बाहर नहीं निकल पा रहा हो, जब पसीना बाहर नहीं निकल पा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो फोड़ा फुंसी होना एक आम बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। मतलब अगर सामाजिक विकास आपसे पूछा जाए तो आप उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो स्वस्थ, सुंदर और मानसिक गुणों से युक्त बालक के लिए आवश्यक है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक मूल्य और गुण विद्यमान हो। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक स्वस्थ होते हैं, सुंदर होते हैं, मानसिक गुणों से जो युक्त बालक होते हैं, उनके लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक मूल्य हों। सामाजिक मूल्य मतलब कि वो अपना पर्सनल, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत जिसे आप कहते हैं, वो सोचना बंद कर दें, वो समाज के बारे में भी सोचें। अगर उनको लाभ हो रहा है तो उनको ये भी देखना चाहिए कि पड़ोसी को अगर उससे हानि हो रही है तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं चाइल्ड महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में अपने उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। मतलब जो आपके चाइल्ड महोदय हैं उनके मानना ये है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह, जो उसके समूह होते हैं जहाँ पे वो रहता है, मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। मतलब जो उसका रियल बिहेवियर होता है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हरलाख महोदय के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। मतलब कह रहे हैं कि जो सामाजिक विकास है उसका अर्थ उस योग्यता से को अर्जित करने से लिया जा सकता है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशों के अनुसार, जो सामाजिक प्रत्याशा मतलब होता है कि जैसे वो समाज में हिल मिल रहा है, कैसे किसके साथ क्या व्यवहार करेगा, इन सारी चीज़ों के अनुसार वो क्या कर सके, व्यवहार किया जा सके। मतलब उस हिसाब से अपना वो बिहेवियर ढाल सके। ठीक है, देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया से क्या आशय है? तो सामाजिक विकास को पूर्णतया सामाजिकरण में निहित होती है। मतलब जो सामाजिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो क्या होता है, पूर्ण रूप से सामाजिकरण में क्या होता है, निहित होता है। बी कुप्पू स्वामी महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज और अपनी संस्कृति के अन्य लोगों के समान व्यवहार करना सीखता है। मतलब कह रहे हैं जो सामाजिकीकरण है इसके बारे में आपके जो बी कुप्पू स्वामी हैं उन्होंने ये लिखा है कि जैसे कोई आदमी है वो अपने समाज को देखता है जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ की संस्कृति को देखता है, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसा उनका लहजा रहता है, उन्हीं को देखकर उसका भी विकास होता है और उसी प्रकार से वो व्यवहार करता है, बात करता है, उसके उठने बैठने का तरीका होता है और उसका वही लहजा होता है। ठीक है, इसी परिभाषा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि किसी विशेष समूह के व्यक्ति के सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने की पद्धतियों में विशिष्ट स्वरूप किस प्रकार अगली पीढ़ी तक संप्रेषित होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे किसी विशेष समूह में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वहाँ पर जो सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने की पद्धतियाँ हैं कि विशिष्ट स्वरूप किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से देखिए तो एक जैसे मान लीजिए वहाँ का जो व्यवहार है, वहाँ के अनुभव हैं, सोचने का तरीका है, ये सारी चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें जाने को देखने को मिलती है। ठीक है, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा। देखते हैं अधिगम से क्या समझती हैं, आपसे पूछ रहा है कि अधिगम से क्या समझती हैं। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना आधुनिक बाल मनोविज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण समस्या है जिसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जो सीखना है ये आधुनिक, मतलब जो नया बाल मनोविज्ञान हुआ है जिसे हम बाल विकास के नाम से भी जानते हैं, कि एक महत्वपूर्ण समस्या देखने को मिल रही है जिसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, छोटा क्षेत्र नहीं है, छोटे इसमें बालकों के अनुबंधन को लेकर के समस्या समाधान तक की सभी समस्याओं एवं अध्ययन किया जाता है। सीखने की क्रिया बालक एवं वयस्कों के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। मतलब जैसे बालक सीखता है वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, चाहे वो बालक हो चाहे वयस्क हो, दोनों के व्यवहार और उसका जो मानसिक क्रियाएँ होती हैं उन दोनों को क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कौन, सीखने की। ठीक है, देखते हैं
मैकग्रा महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है अभ्यास के कारण कार्य निष्पादन में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब कह रहे हैं अगर आप किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो उसके कार्य करने का तरीका होता है वो बदल जाता है। तो जो हमें परिवर्तन, जैसे मान लीजिए पहले आपको मैच खेलना नहीं आता था लेकिन आप लगातार डेली खेलने जा रहे हैं तो आपको मैच आने लगा, आप अच्छे से बॉल को रोक लेने लगे, कैच ले लेने लगे और बॉलिंग करवाने लगे। तो ये जो देखने को मिलता है यही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है और सीखना कहलाता है। किसके अनुसार मानेंगे तो ये मैकग्रा के अनुसार मानते हैं। ठीक है, देखते हैं हिलगार्ड एवं एटकिंस महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या कहा है, सीखने को अभ्यास के व्यवहार में सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं जो सीखने को अभ्यास के व्यवहार में, मतलब कह रहा है कि जो सीखना है उसे हम देखें तो प्रैक्टिस के रूप में हम देख सकते हैं सापेक्ष में। अस्थायी परिवर्तन मतलब जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो साइकिल चलाना नहीं जानता लेकिन अगर वो डेली कोशिश कर रहा है तो एक ना एक दिन चलाना सीख जाएगा। तो वही जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।